हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 22 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु पारागमन संधि में संशोधन समझौता किया गया है? तो सबसे पहले जानते हैं पारागमन संधि क्या होती है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें दो देशों के बीच समान लोगों या वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसे अपने कनेक्टिविटी के लिए, व्यापार के लिए से अक्सर भारत की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भारत के साथ संशोधन समझौता इन्होंने किया है पारागमन संधि के तहत। तो पारागमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रेल आधारित व्यापार मार्गों का विस्तार करना और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह समझौता भारत के कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से नेपाल के लिए कंटेनरीकृत और थोक कार्गो की सीधी रेल आवाजाही को सुगम बनाता है। इस पहल में जोगबनी भारत में जो कि और विराटनगर नेपाल के बीच रेल लिंक के माध्यम से माल ढुलाई संभव हो गई है, जो नेपाल के मोरंग जिले के कस्टम यार्ड तक पहुंचने में मदद करती है। इस कदम से नेपाल के तीसरे देशों यानी कि जो और अन्य देश हैं उनके साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और परिवहन लागत और समय की बचत होने की भी उम्मीद है। तो यह है नेपाल। नेपाल के मैप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भारतीय राज्यों से नेपाल की सीमा स्पर्श होती है। तो 5 भारतीय राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है, 5 स्टेट से। तो कौन कौन से वो 5 स्टेट हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये पश्चिम बंगाल की भी सीमा स्पर्श हो रही है, हल्की सी है, पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। 5 भारतीय राज्यों से नेपाल की सीमा स्पर्श होती है। और कुल कितने किलोमीटर की इसकी सीमा है भारत से? लगभग 1600 किलोमीटर। और स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश से इसकी लगभग 600 किलोमीटर सीमा स्पर्श होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये भी फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंगोट नदी जो सुर्खियों में बनी हुई है किस राज्य में स्थित है? ये हमेशा से सुर्खियों में रहती है और काफी क्लीन नदी है, काफी स्वच्छ नदी है ये। तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे स्थानीय रूप से वाह उमंगोट या डॉकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है। इसका पानी इतना पारदर्शी है कि पानी की सतह पर चलती नावें हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। आपने फोटो देखे होंगे इसके अक्सर। और यह नदी की तलहटी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसे अक्सर एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कहा जाता है। यह नदी रीपनार, जांतिया हिल्स और हिमाक्रिम जो कि खासी हिल्स के पास स्थित है की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास बहती है और नदी का हिस्सा दोनों देशों के बीच अनौपचारिक सीमा को भी चिन्हित करता है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब इस ये नदी क्योंकि चर्चा में रही है, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछी जाएगी किस राज्य में स्थित है, किन पहाड़ियों के बीच स्थित है, किन दो देशों की सीमाएं बनाती है। तो इस तरीके के प्रश्न इससे बनेंगे। तो इस चर्चा में क्यों रही थी? अक्टूबर नवंबर 2025 में नदी का पानी में चल रहे सुलोंग डोकी राजमार्ग निर्माण, जो कि राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, कि मलबे और मिट्टी के अनुचित डंपिंग के कारण यहाँ का जो पानी था इस नदी का वो गंदा और भूरे रंग का हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के, पर्यावरण और पर्यटकों में चिंता पैदा होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की और हालांकि जुर्माना भी लगाया है, लेकिन अब ये नदी चर्चा का विषय बन गई है। ये इस नदी की कुछ इमेजेस देख रहे हो आप, कितनी क्लीन है ये नदी, है ना। अच्छा, क्लीन से याद आ रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो कि मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा फेलियर प्रोजेक्ट है ये, एक तरीके से कहें तो इसे कब शुरू किया गया था? जून 2014 में से शुरू किया गया था। वो आप देख ही रहे होंगे, हमारी गंगा नदी है वो कितनी साफ और स्वच्छ हो चुकी है अभी तक, है ना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 से किस अभिनेता को मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन में शाहरुख खान भी है, लेकिन आंसर शाहरुख खान नहीं है। आंसर है इसका टॉम क्रूज। ठीक है। तो 16वें गवर्नेंस अवार्ड 16 नवंबर 2025 को जो कि आयोजित हुए थे,
में टॉम क्रूज के आजीवन फिल्मी योगदान और सिनेमा के प्रति समर्पण के लिए अकादमी ऑनरेरी अवार्ड्स जिन्हें मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक गैर प्रतियोगी सम्मान है जो असाधारण करियर के लिए दिया जाता है। टॉम क्रूज इससे पहले 4 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इन्हें एक भी बार अभी तक ऑस्कर नहीं मिला है। इस समारोह में अन्य अभिनेता और एक्टर भी थे, जैसे कि डेवी एलन, बेन थॉमस को भी मानद ऑस्कर मिला है। जबकि डॉली पार्टन को मानवीय कार्यों के लिए अलग से जीन हर्सोस्ट अवार्ड भी दिया गया है। तो इससे यही हमें याद रखना है कि गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 का मानद ऑस्कर किसे मिला है? टॉम क्रूज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है ये। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका तांबे था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था और इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1842 में इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। इनका ये जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम दामोदर राव था। लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के कारण ही झांसी पर ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने यानी, कब्जा करना चाहा था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख भारतीय नेताओं में से एक रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर किस रैंक पर आ गया है? इसमें भारत की रैंक 23 हो गई। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये मुख्य रूप से 3 थिंक टैंक इसे जारी करते हैं, जिसमें जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन एंड नेटवर्क इंटरनेशनल। इन तीनों थिंक टैंकों के द्वारा ये जारी की जाती है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं, कंट्री सदस्य हैं, कि जलवायु प्रदर्शन पर नजर रखता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसकी जो देशों के प्रदर्शन मूल्यांकन 4 श्रेणियों में हैं, जिनमें कि 14 संकेतक होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा उपभोग यानी एनर्जी यूज, और क्लाइमेट पॉलिसी भारत। इसके अलावा इसमें लगातार टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। सोचो आप, लगातार वर्षों की तरह इस बार भी सूचकांक में पहले 3 स्थान खाली हैं। किसी भी देश ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देखते हैं तो 4th स्थान पे इसमें डेनमार्क आया है, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 5th पे और मोरक्को 6th स्थान पे है। G20 देशों की बात करें तो इसमें सबसे खराब स्थिति में सऊदी अरब है, यूएसए, रसिया और चीन। G20 कंट्रियों में सबसे खराब स्थिति में ये 4 देश हैं। उसमें अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 2026 में 13 स्थान फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। इस गिरावट के कारण भारत उच्च प्रदर्शनकर्ता से यानी हाई परफॉर्मर से मीडियम परफॉर्मर की श्रेणी में आ गया है। और गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो गिरावट भारत में कोयले के उपयोग को सीमित करने या बाहर निकालने की कोई समय सीमा नहीं है, कोल एग्जिट डेडलाइन नहीं है। ये इसकी गिरावट का मुख्य कारण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? यूके में है, ये यूनाइटेड किंगडम में। तो वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना? ये अपनी ये प्रत्येक वर्ष अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर चुनते हैं। ये कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जो भी ये प्रख्यात विश्वविद्यालय हैं, तो इनने अपना वर्ड चुना है पैरासोशल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। यह शब्द किसी व्यक्ति और एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, जिसमें किताब, फिल्म के किरदार या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब के बीच महसूस किए जाने वाले एक तरफा भावनात्मक जुड़ाव या संबंध को संदर्भित करता है।
वो गैर पारस्परिक में देखें तो इस रिश्ते की मुख्य विशेषता इसका एक तरफा होना है। प्रशंसक या उपयोगकर्ता जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस प्रशंसक से उस प्रशंसक के अस्तित्व से अनभिज्ञ होता है। तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो पैरासोशल इसका वर्ड ऑफ द ईयर है। ये पूछे जाते हैं वर्ड ऑफ द ईयर अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पता है आप सभी को 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व बाल दिवस, तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है इसमें विश्व साक्षरता दिवस, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस भी याद रखने हैं। अच्छा, अगर राष्ट्रीय बाल दिवस पूछा जाए तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, इसी तारीख को 1959 से यूएन महासभा ने इस बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले 1954 में मनाया गया था। ठीक है, 1954 में मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना भारतीय नागरिक वी के कृष्ण मेनन ने की थी, इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है ये। और भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस पर उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1954 से आपको और क्या याद आ रहा है? तो 1954 से ही भारत रत्न देने की शुरुआत की गई। जब भी 1954 आपको दिखे, आपको भारत रत्न याद आना चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1954 में तीन नागरिकों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। उसके अलावा सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और थर्ड थे इसमें डॉक्टर सी वी रमन, जो कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो 3 भारतीयों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। ये फैक्ट 1954 से आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा 1954 में ही भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी 1954 में हुई थी। तो हम ऐसे फैक्चुअल डाटा स्टैटिक जीके का ऐसे कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पहली तो इंपोर्टेंट हो जाएगी, ये गुजरात राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गुजरात राज्य में जनजातीय समुदायों में व्यापक आनुवंशिक बीमारियों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और G6PD की कमी का अध्ययन करना है, शीघ्र पता लगाना, सटीक स्वास्थ्य करना इस योजना का कार्य है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जो विशेष रूप से जनजातीय आबादी के आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों पर केंद्रित है, जिससे बेहतर और लक्षित उपचार रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने सिकल सेल रोगों के लिए अपनी पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 भी लॉन्च की है, जिसका नाम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है, बिरसा। ठीक है, और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 15 नवंबर से ये 2 फैक्ट हमेशा याद रखने हैं आपको। ये है गुजरात। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो भारत में सबसे अधिक, मतलब किस भारतीय राज्य की सबसे बड़ी तटीय सीमा है? तो गुजरात राज्य की वो सीमा है, सबसे बड़ी तटीय सीमा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुजरात में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है यहाँ पे।
वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं गुजरात के? तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सीएम यहाँ के। भूपेंद्र पटेल हैं। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, गुजरात में अभी जीआई टैग भी दिया गया है वहां की एक संगमरमर को, तो उस संगमरमर का नाम क्या है? अंबाजी संगमरमर। ये फैक्ट्री याद रखना है आपको। अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। तो ये कुछ फैक्ट हैं गुजरात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का एक नया वर्चुअल संग्रहालय यानी वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है? तो यूनेस्को द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को ने अवैध तस्करी से लड़ाई और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के प्रयासों के तहत चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का एक नया वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध व्यापार से मुकाबला करना और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को बढ़ावा देना। यह संग इसके कार्य क्या रहेंगे? तो यह संग्रहालय चोरी या अवैध रूप से तस्करी की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जागरूकता बढ़ाता है और उनकी मूल जगहों पर वापसी की सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। इसका महत्व क्या होगा? तो यह पहल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करती है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये फैक्ट यूनेस्को से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी रेलवे भारत की पहली तट से तट यानी कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सेवा कहां से कहां तक शुरू करने जा रहा है? तो ये दक्षिण रेलवे शुरू करने जा रहा है सबसे पहले तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रायपुरम चेन्नई से मंगलुरु सेंट्रल जो कि कर्नाटका में है। ठीक है। इस सेवा का नाम भारत की पहली तट से तट पार्सल सेवा इंडिया फर्स्ट कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस। और किसने शुरू किया? दक्षिणी रेलवे। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये रायपुरम चेन्नई तमिलनाडु से मंगलुरु सेंट्रल कर्नाटक तक इसका मार्ग है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तमिलनाडु कर्नाटक के बीच माल ढुलाई की गतिशीलता को बढ़ाना, परिवहन समय को कम करना और व्यापारियों और व्यवसायों को कुशल माल परिवहन समाधान प्रदान करना। यह इसका महत्व क्या रहेगा? तो यह सेवा सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करेगी और दोनों तटवर्ती क्षेत्रों पूर्वी और पश्चिमी तट यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। तो इंपोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहली है, फर्स्ट है, इसलिए इंपोर्टेंट रहेगा। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है अगर पूछा जाए तो वर्तमान में भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। ठीक है ना। और इसमें 19 रेलवे जोन में से जो कोलकाता मेट्रो वह भी शामिल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।